Hello, dear students. I hope you all are doing well. So, in the last lecture, we studied about the passive transport, where the movement was from high concentration to low concentration. It was a downhill movement. The movement was down the gradient, so no ATP was utilized or used in the process. Now, if the opposite thing happens, molecules will move from low concentration to high concentration or an uphill movement will occur. या ऐसे कहें the molecules will move against the gradient. Here energy will be needed. So this type of transport is the active transport. हमने कल वाले लेक्चर में एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की, पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ा और आज इस लेक्चर में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा? वो ट्रांसपोर्ट जो पैसिव का ऑपोजिट है, जहां पर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. जहां पे मॉलिक्यूल्स का कम कॉन्सेंट्रेशन है वहां से वो मूव करेंगे उस डायरेक्शन में जहां पे मॉलिक्यूल्स का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा. यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन कम है और इस साइड राइट साइड में आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, राइट? तो नेचुरल लॉ क्या है बेटा? जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा था, मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी है वो कहाँ जाएंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे. लेकिन यहाँ पे होता है इसका ऑपोजिट. मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. अब क्योंकि ये नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, लो से हाई नहीं जा सकता. आप जब पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे, आपको ऊपर चढ़ने में, ऊपर जाने में एनर्जी लगेगी, आप थक जाओगे. आपकी सांस क्यों फूलती है? क्योंकि आपकी सेल्स को एनर्जी चाहिए, उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए एटीपी एनर्जी बनाने के लिए, इसीलिए आपकी सांस फूलती है. या आप अगर एक साइकिल को ऊपर लेने की कोशिश करो, एक स्लोप के ऊपर या एक हिल के ऊपर, आप ऊपर वाली डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करो तो आपको एनर्जी लगती है. क्यों? क्योंकि इट इज एन अपहिल मूवमेंट. तो जहां पे अगेंस्ट द नेचुरल लॉ, अगेंस्ट द ग्रेडियंट चीजें जा रही है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे बेटा एटीपी यूज होता है. तो इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. It is an uphill movement. It occurs against the gradient and ATP is needed for this process to occur. Okay. Now, one important thing that you have to remember here. It always needs a transport protein. इसको हमेशा एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी. वाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड इट विल ऑलवेज नीड द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्ट protein. It cannot happen on its own. It needs help which is mandatory. In passive transport, what did you see? The presence of transport protein was optional. वहां पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बगैर भी चीजें मूव कर रही थी वाया डिफ्यूजन, राइट? लेकिन यहाँ पे जब तक एक प्रोटीन ना हो तब तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. और यहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो बेटा कैरियर प्रोटीन्स होते हैं. यहाँ पे जो प्रोटीन्स है जो इन्वॉल्व है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं. क्या ये वही कैरियर प्रोटीन्स है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम कर रहे थे? ये वो वाले कैरियर प्रोटीन्स नहीं है. ये कैरियर प्रोटीन्स है. कैरियर प्रोटीन्स का वहां पे क्या हो रहा था? मॉलिक्यूल बाइंड होके उनका कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा था और उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था. यहाँ पे भी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है. लेकिन ये वाला कैरियर प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसको एटीपी चाहिए. जब तक ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस ना करे तब तक ये कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर नहीं करा सकता. जब तक एटीपी नहीं हो, मींस इस कैरियर प्रोटीन को क्या चाहिए बेटा? इसको एनर्जी चाहिए. किसके लिए? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन था, राइट? लेकिन वहां पे कोई एनर्जी नहीं लगती थी. यहाँ पे एनर्जी चाहिए. इसी प्रोटीन को एक्चुअली एटीपी चाहिए ताकि इसकी कन्फर्मेशनल चेंज हो पाए, ताकि मॉलिक्यूल्स को दूसरे साइड से ट्रांसपोर्ट किया जाए. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे बेटा, जो ये कैरियर प्रोटीन्स है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, इनके लिए एक स्पेशल नाम है.
इनको हम कहते हैं पंप्स। पंप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, और इसी को हम एटीपीएस भी कहते हैं। एटीपीएस, एस मींस ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, जो कराए, ये एज एंजाइम्स एक्ट करते हैं। ये पंप्स एटीपीएसिस होते हैं, ये एटीपी को ब्रेक करते हैं। क्यों? क्योंकि एटीपी से ही एनर्जी आती है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन अपनी कन्फर्मेशनल चेंज करा के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, और इन्हीं पंप्स को हम एटीपीएसिस भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पंप, आप कहीं पे लिखा हुआ देखो पंप या एटीपीएस, तो समझ जाना यहाँ पे किस प्रोटीन की बात हो रही है। वो कैरियर प्रोटीन की जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन का यूज होता है उसी को हम पंप कहते हैं या एटीपीएस भी कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बेटा? एटीपी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता कब है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है? जब एक सेल को कोई चीज ज्यादा चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उसके अंदर वो चीज भर के है, लेकिन फिर भी उसको उस चीज की जरूरत है। बाहर उस चीज की क्वांटिटी कम है, मगर फिर भी सेल को उस चीज की जरूरत है, उसको बाहर से अपने अंदर उस चीज को लाना है। तब क्या होता है? तब एनर्जी का यूटिलाइज करके उस मॉलिक्यूल को अंदर लाया जाता है। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बेटा? ये प्रोवाइड करता है एटीपी। एटीपी है क्या? एटीपी है क्या? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जब भी हमारी सेल को एनर्जी चाहिए तो एटीपी वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी है क्या बेटा? इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मीन्स एक एडेनोसिन है, इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। ये बीच में जो है ये क्या है बेटा? ये बॉन्ड्स है, ठीक है। एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। एडेनोसिन क्या है? एडेनोसिन असल में एक एडेनिन और एक राइबोस शुगर से बनता है। ये सारी चीजें एडेनिन, एडेनोसिन, राइबोस शुगर, ये सारा आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आप वहां पे सीखोगे। एटीपी है क्या? इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन क्या है? एडेनिन, जो आप डीएनए में पढ़ते हो बेटा, एडेनिन, गोनिन, ये वही एक नाइट्रोजनस बेस है। और राइबोस क्या है? एक पेंटोस शुगर है। ये दोनों मिलके एडेनोसिन बनाते हैं। उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं। और एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी इन बॉन्ड्स के तोड़ने से आती है बेटा। ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, आप सबको पता है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तब एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी स्टोर रहती है उस बॉन्ड में। तो यहाँ पे भी जब बॉन्ड बनता है एनर्जी लगती है, वो एनर्जी स्टोर रहती है इन बॉन्ड्स में। और जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा वो एनर्जी वापस रिलीज होगी। तो एटीपी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? इन बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन से। ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ से क्या निकलती है बेटा? एनर्जी निकलती है। और वही एनर्जी हमारी सेल्स यूज करती है बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए। यहाँ पे कौन से प्रोसेस में एटीपी यूज हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो बेटा क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. It requires energy in the form of ATP. It is carried out by specific carrier proteins called pumps or ATPases. Active transport helps in maintaining unequal concentration of ions across the plasma membrane. ये एक important चीज है जो आपको समझनी है। Passive transport में equal distribution हो रहा था, right? Equal distribution हो रहा था, movement हो रहा था तब तक जब तक एक equilibrium reach नहीं होता था, क्योंकि वो एक passive transport था। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब हमें मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेना होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेना होता है। इसी में एनर्जी लगती है। लेकिन इससे क्या होता है बेटा? इससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखो यहाँ इस साइड में, अगर ये सेल का बाहर वाला साइड है, यहाँ पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है। तो नेचुरल क्या होना चाहिए? नेचुरली कौन सी चीज होनी चाहिए? ये
मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करने चाहिए, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन होता क्या है, एनर्जी खर्च करके, एनर्जी यूटिलाइज करके ये कम मॉलिक्यूल्स को अंदर लाया जाता है थ्रू स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं पंप्स। और इसकी वजह से क्या होता है, क्या यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यहाँ पे बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक साइड पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स और एक साइड से कम मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट या जमा हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बेटा 3 टाइप्स है। पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स का हो सकता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। तीनों में क्या डिफरेंसेस है उनकी बात करते हैं। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेटा, यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी का यूज होता है, मींस यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी का ब्रेक डाउन करती है, वहां से एनर्जी निकलती है और वही प्रोटीन उस एनर्जी का यूटिलाइज करके मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज दैट टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे एनर्जी या एटीपी इनडायरेक्टली यूज होती है, डायरेक्टली यूज नहीं होती, इनडायरेक्टली यूज होती है। कैसे यूज होती है वो आगे देखेंगे। एंड व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट? बल्क ट्रांसपोर्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, इट इज टू लार्ज, जो ना तो किसी प्रोटीन के थ्रू अंदर जा सकता है ना किसी दूसरी तरीके से जा सकता है, उसके लिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें बहुत बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन अपने थ्रू ले जाती है। कैसे? वेजिकल बना के मेम्ब्रेन वेजिकल्स बनाती है और वेजिकल्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इनको एक एक करके देखते हैं इन डिटेल। सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने क्या कहा, वो टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एटीपी का डायरेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पे एटीपी इज यूज डायरेक्टली एज एनर्जी सोर्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप which is present on the plasma membrane of animal cells, ठीक है, ये ज्यादातर एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अनदर एग्जाम्पल वुड बी कैल्शियम पंप, जो कहाँ पे पाया जाता है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। देन प्रोटॉन पंप, जो प्लांट के वैक्यूल्स में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंड स्पेशली इन द स्टमक पाया जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और इसमें भी जो मेन एग्जाम्पल जो आपको याद रखनी है, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की। ये कौन सा पंप है बेटा? पहले तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करोगे वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप आपको देखने को मिलेगा। ये सोडियम पोटेशियम पंप है क्या? ये एक पंप है, मतलब ये एक प्रोटीन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एटीपी का यूज करेगा। इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। और ये पंप किन मॉलिक्यूल्स को बेटा ट्रांसपोर्ट करता है? सोडियम और पोटेशियम को, इसीलिए इसका नाम भी है सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। कितने सोडियम कितने पोटेशियम कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख लो बेटा, जो हमारा सेल है, सेल के बाहर हमेशा आपको सोडियम ज्यादा मिलेगा और पोटेशियम
कम मिलेगा, ठीक है। और इसका वाइसी वर्सा होगा अंदर वाले साइटोप्लाज्मिक स्पेस पे, साइटोप्लाज्मिक साइड से, यहाँ पे हाई पोटेशियम और लो सोडियम होगा। आप किसी भी सेल को देखो, आपको अंदर ज्यादा पोटेशियम मिलेगा, बाहर कम पोटेशियम मिलेगा। सोडियम ज्यादा बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ कम सोडियम होगा। और इस इम्बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? इसी बैलेंस को मेंटेन करता है, बैलेंस नहीं कहूंगी मैं, इम्बैलेंस कहूंगी। इम्बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? हमारा ये पंप। कौन सा पंप? हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है? ये हमारा सोडियम जो बाहर ज्यादा है, होना क्या चाहिए था? सोडियम बाहर है, वो अंदर आना चाहिए था, राइट। सोडियम बाहर है, इसको कहाँ आना था चाहिए था? अगर हम पैसिव डिफ्यूजन नेचुरल लॉ देखें तो कैसा कैसा मूवमेंट होना चाहिए था? सोडियम अंदर आना चाहिए था। और पोटेशियम क्योंकि अंदर ज्यादा होता है सेल के, तो वो बाहर जाना चाहिए था। लेकिन होता है ऑपोजिट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट चीजें जाती है। तो सोडियम को आना था अंदर, मगर ये पंप उसको कहाँ ले जाता है बेटा? ये उसको ले जाता है बाहर। यहाँ पे आप देख रहे हो, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है सोडियम को और पर्पल कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है पोटेशियम। तो सोडियम को ये बाहर ले जाता है पंप, ठीक। और पोटेशियम जो अंदर क्या है? अंदर ज्यादा है। अब ज्यादा से कम की तरफ जाना चाहिए था, पोटेशियम बाहर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये पंप उसको अगेंस्ट द ग्रेडियंट बाहर से ही अंदर की तरफ ले रहा है। तो सोडियम का भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव हो रहा है, पोटेशियम का भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव हो रहा है, एंड दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये विदाउट एटीपी और एनर्जी नहीं होता, इसमें एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। ATP is essential for this to happen, okay? अब सोडियम और पोटेशियम का अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कितने सोडियम बाहर जा रहे हैं और कितने पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, वो आपको याद रखना है। तो बेटा यहाँ पे आप गिनो, कितने सोडियम दिखा रहा है? 3। तो इस पंप की वजह से 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। कितने? 3 सोडियम बाहर निकाले जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर लाए जाते हैं। इस पंप का बस यही काम है, एनर्जी यूटिलाइज करके क्या कराना? आयंस का, सोडियम और पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट कराना अगेंस्ट द ग्रेडियंट। 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 सोडियम अंदर आते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है? कितने आयन किसके अंदर बाहर जा रहे हैं, कौन सा अंदर जा रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है, वो कंफ्यूजन होती है। तो उस कंफ्यूजन के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। तो ट्रिक क्या है बेटा? आप यहाँ पे देख रहे हो 3 सोडियम, मैंने क्या कहा? 3 सोडियम आउट। आउट में कितने लेटर्स है? 3 लेटर्स है, OUT 3 लेटर्स है। और यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव में कितने हैं? Na+3 है। तो सोडियम में 3 है, आउट में 3 है, तो आप याद रख सकते हो 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम इन। इन में कितने लेटर्स है बेटा? 2 लेटर्स है, राइट। ये 2 लेटर्स है, K पॉजिटिव में भी 2 ही है, राइट। तो K पॉजिटिव इज 2, तो 2 पोटेशियम पॉजिटिव आयंस इनमें भी 2 ही लेटर्स है। अगर ये ट्रिक से आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा अंदर कौन सा आयन जा रहा है और बाहर कौन सा आयन जा रहा है। तो हमने क्या याद रखा? ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट ATP का यूज करके। तो ATP की हाइड्रोलिसिस या उसका ब्रेक डाउन करा के ये पंप कैसे काम करता है वो समझाने की कोशिश करती हूं मैं। जो ये कैरियर प्रोटीन है बेटा, जो ये पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम ATPase, यहाँ पे होता क्या है इस प्रोटीन पे? इसके अंदर, क्योंकि ये अंदर वाला साइटोप्लाज्मिक साइड है या इंट्रासेलुलर फ्लूइड आप कह लो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाला साइड है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो वो बाहर वाला साइड है, ये अंदर वाला साइड है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 3 बाइंडिंग साइट्स होती है। किसकी? किसके लिए? सोडियम के लिए। तो जो ये पंप है, इसके अंदर वाले साइड, साइटोप्लाज्म वाले साइड पे 3 बाइंडिंग साइट्स होती है सोडियम के लिए। तो 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे
बैठ जाते हैं। अब मैंने कहा क्योंकि ये पंप एटीपी के बगैर काम नहीं करते तो इन पे बाइंडिंग साइट होती है एटीपी के लिए, ठीक है। एटीपी आ जाता है और यहाँ पे बैठ जाता है। होता क्या है, एटीपी ब्रेक हो जाता है इनटू एडीपी और फॉस्फेट में। मैंने क्या कहा था, एटीपी क्या है, एडेनोसिन जिसके साथ 3 फॉस्फेट लगे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये फॉस्फेट निकल जाता है। यहाँ पे क्या बचा, एडेनोसिन और 2 फॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी। तो एटीपी जब ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी और फॉस्फेट बनता है और इसके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है उसका बाद में यूज किया जाता है। और ये फॉस्फेट जो निकलता है बेटा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है, जब ये एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट प्लस एनर्जी, मैं लिख देती हूं प्लस एनर्जी, ये फॉस्फेट यहां बाइंड हो जाता है, ये इस प्रोटीन पंप के ऊपर बैठ जाता है। फॉस्फेट के बैठने से क्या हो जाता है, इस प्रोटीन में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कन्फॉर्मेशनल चेंज मींस बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज, थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है कि ये वाला साइड जो है बंद होके बाहर की तरफ खुल जाता है। अब अंदर वाला साइड बंद हो गया, बाहर की तरफ दरवाजा खुल गया, तो ये 3 सोडियम कहाँ जाते हैं, ये तीनों सोडियम बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब वो वाला दरवाजा खुला है, वहां पे 2 बाइंडिंग साइट्स होती है, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। तो वहां से बाइंड हो जाते हैं 2 पोटेशियम। इतने में यहां से क्या होता है, ये फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। फॉस्फेट प्रोटीन से रिलीज हो गया, प्रोटीन वापस अपनी पहली कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका पहला वाला स्ट्रक्चर वापस बन जाता है, जिसकी वजह से ये वाला साइड बंद होके अंदर वाला साइड फिर से खुल जाता है और ये 2 पोटेशियम अंदर की तरफ धकेले जाते हैं। तो अब समझ में आया एटीपी एस या प्रोटीन पंप, जो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है, ये कैसे 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बाइंडिंग साइट्स होती है, अंदर वाले साइड से सोडियम, बाहर वाले साइड से पोटेशियम के लिए। फिर जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, फॉस्फेट जब बाइंड करता है इस प्रोटीन को, तब क्या होता है बेटा, तब उसके बाइंड होने से प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज होती है। ये प्रोटीन अंदर की तरफ से इसका मुंह बंद होके बाहर की तरफ खुलता है और सोडियम बाहर चले जाते हैं, वहां से पोटेशियम आके बाइंड हो जाते हैं, फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, प्रोटीन वापस पहली कन्फर्मेशन में आ जाता है और पोटेशियम के आयंस को अंदर की तरफ मूव कराया जाता है। सो दिस इज हाउ दिस पंप वर्क्स। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने क्या बताया बेटा, ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है तो एनर्जी तो लगेगी, लेकिन प्राइमरी एक्टिव में डायरेक्टली एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी यूज की जाती है। किसमें, वहां पे बेटा उसी एनर्जी से फिर वो फोर्स जनरेट होता है, वो एनर्जी मिलती है जिससे आयंस का मूवमेंट कराया जाता है। क्लियर, यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं होता, एनर्जी किसी दूसरी प्रोसेस से आती है, या आप ऐसे कहो एनर्जी का यूज पहले एक प्रोसेस में हो गया है, उस प्रोसेस के थ्रू अब दूसरी चीज हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो पहले एक तरह का मूवमेंट हो चुका है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चुका है जहां पे एटीपी का यूज हो गया है और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब जब वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक तरफ से ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए, एक तरफ से कम मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो गए, तो अब नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ज्यादा से कम की तरफ मूव होगा। तो ज्यादा से कम की तरफ मूव हो रहा है, वहां पे कोई एनर्जी अब नहीं लगती है, एनर्जी पहले ही यूज हो गई थी उस ग्रेडियंट को बनाने के लिए। अब जब वो मॉलिक्यूल मूव करता है, डाउनहिल मूवमेंट करता है, उसके साथ ही एक दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ अंदर या बाहर चला जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक साइकिल पे 2 सीट्स है, ठीक है, साइकिल आगे, एनर्जी जो आगे बंदा चला रहा है वो एनर्जी यूज करके साइकिल को आगे भगा रहा है, लेकिन उसके साथ फ्री में पीछे एक बंदा बैठा है सीट पे जो आराम से उसके साथ चला जा रहा है, उसके साथ चल रहा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट यूज एटीपी डायरेक्टली,
It uses energy stored in the electrochemical gradient created by primary active transport. जैसा मैंने कहा, पहले का एक प्रोसेस हो चुका है जिसमें एनर्जी का यूज हो गया है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस. वहां पे क्या हुआ, एनर्जी का यूज हुआ जिससे सोडियम कहाँ गए, सोडियम सेल के बाहर गए और पोटेशियम सेल के अंदर आए. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बहुत सारा सोडियम बाहर जमा हो गया, बहुत सारा पोटेशियम सेल के अंदर जमा हो गया. अब होगा क्या, नेचुरल टेंडेंसी क्या है, सोडियम अब अंदर आने की कोशिश करेगा, राइट. जैसे फैसिलिटेटेड में होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है चीजें, तो यहाँ पे भी सोडियम अब बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जमा हो गया है तो वो अंदर आएगा. ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा मैकेनिज्म क्या काम करता है. एनर्जी यहाँ पे यूज हुई, अब ये एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने में लगेगी, सो इट इज नॉट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. लेकिन वहां पे जैसे कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाता है, यहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट कैरियर प्रोटीन है. यहाँ पे अब ऐसा कैरियर प्रोटीन होगा जिसके पास दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी बाइंडिंग साइट होगी. तो सोडियम अंदर जाएगा, उसके साथ अब सोडियम के साथ साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी मूव करेगा, या तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो ऑलरेडी बन चुका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मींस हमने कल बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़ा था, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन. एक तरफ से जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, दूसरी तरफ से कम मॉलिक्यूल्स है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट बनता है. जब हम आयंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, जहां पे चार्ज की बात हो रही है, वहां पर हम इसी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस कहते हैं. और यहाँ पे ही इनके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है. कैसे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और मूवमेंट ऑफ वन सब्सटेंस डाउन इट्स ग्रेडियंट. यहाँ पे अगर सोडियम पोटेशियम पंप है तो सोडियम का डाउन हिल मूवमेंट हो जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, इट विल ड्राइव द मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट. अब यहाँ पे भी अगेंस्ट एक मॉलिक्यूल जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और एनर्जी कैसे मिलती है, डायरेक्टली नहीं मिलती है, इनडायरेक्टली मिलती है. जो पहले एक मॉलिक्यूल को जो अब इस प्रोसेस में डाउनहिल मूवमेंट कर रहा है, लेकिन उसको पहले अपहिल मूवमेंट करना पड़ा जहां पे एनर्जी एटीपी का यूज हो गया, एटीपी यूज हो गया, मॉलिक्यूल एक तरफ से बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा हो गया. अब उसका डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ मूव कर रहा है, वो मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कर रहा है. क्लियर. तो इसके अब दो टाइप्स है बेटा, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट. मैंने कहा सोडियम अब क्या करेगा, मूव करेगा अंदर की तरफ, लेकिन इसका जो ये कैरियर प्रोटीन है इस पे एक दूसरी बाइंडिंग साइट है. अब सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी है दूसरा मॉलिक्यूल उसी सेम साइड पे बाइंड करेगा और सोडियम के साथ ही अंदर वाले साइड आ जाए, सेम साइड में दोनों मॉलिक्यूल्स मूव करे. जब दोनों मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी को हम कहते हैं बेटा सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट. सिम्पोर्ट मींस व्हेन two molecules move in the same direction. और एंटीपोर्ट इज काउंटर ट्रांसपोर्ट. काउंटर ट्रांसपोर्ट मींस ऑपोजिट, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. अब सोडियम अगर अंदर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल अंदर वाले साइड से बाइंड होगा, सोडियम अंदर की तरफ आएगा और अंदर वाला मॉलिक्यूल जो बाइंड हुआ वो बाहर की तरफ जाएगा. तो दो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, इट इज ऑपोजिट. सो द सब्सटेंसेस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इन विच टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन एंटीपोर्ट. अब एग्जांपल्स की बात करते हैं. जो सिम्पोर्ट है इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लूकोज सोडियम सिम्पोर्ट इन इंटेस्टाइन्स. ग्लूकोज सोडियम सिम्पोर्ट इन इंटेस्टाइन. सिम्पोर्ट है मीन सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. ग्लूकोज और सोडियम इन्वॉल्व है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, एटीपी यूज करके सोडियम को बाहर कलेक्ट किया जाएगा, बाहर एक्यूमुलेट किया जाएगा. अब ये सोडियम क्या करेगा, जब ये एक तरफ से एक्यूमुलेट हो गया
एनर्जी यूटिलाइज करके अब ये करेगा डाउन हिल मूवमेंट, ये जाएगा डाउन द ग्रेडियंट और इसके साथ ही इस कैरियर पे ग्लूकोज के लिए बाइंडिंग साइट है बाहर वाले साइड से, जहां से सोडियम अंदर जा रहा है वहीं पे ग्लूकोज बाइंड होके सोडियम के साथ सेम डायरेक्शन में सेल के अंदर मूव कर रहा है। अब एक ही डायरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्पोर्ट। और ये कहां पे होता है? हमारे इंटेस्टाइन्स में। जब आप खाना खाते हो बहुत सारा ग्लूकोज बनता है तो वो हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर कैसे जाता है? इसी सिम्पोर्ट प्रोसेस से। नाउ व्हाट अबाउट एंटीपोड? इसकी कौन सी एग्जाम्पल है? इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड या सोडियम कैल्शियम एंटीपोड, जो कहाँ पे होता है? सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड इंटेस्टाइन्स में, किडनीज में होता है। इसमें क्या होता है? सोडियम के साथ साथ प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ये एंटीपोड है, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर सोडियम अंदर जा रहा है प्रोटॉन बाहर आएगा। या हार्ट मसल में क्या होता है? सोडियम कैल्शियम एंटीपोड, इसको सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी कहते हैं। सोडियम अगर अंदर जा रहा है, एंटीपोड है, तो कैल्शियम अंदर वाले साइड से बाइंड होके बाहर की तरफ मूव करेगा, तो दोनों मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीपोड। लुक एट दिस डायग्राम बेटा, यहाँ पे आपको सिम्पोर्ट और एंटीपोड दोनों देखने को मिलेंगे ताकि आपको एक क्लियर विजन मिले चीजें कैसे होती है। पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से, जिसमें क्या होता है, एटीपी का यूटिलाइज करके सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर लाया जाता है। ये तो एक नॉर्मल चीज है जो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और सब सेल्स में ये लगभग हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, सोडियम बाहर एक्यूमुलेट हो जाता है और पोटेशियम को अंदर धकेल दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे भी दोनों मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको भी हम एंटीपोड कह सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या? ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, जिसमें डायरेक्ट एटीपी का यूटिलाइज करके आयंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब सोडियम बाहर एक्यूमुलेट हो गया बहुत ज्यादा। अब ये क्या करेगा? ये मूव करेगा इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू। इस कैरियर प्रोटीन पे दो चीजों के लिए बाइंडिंग साइट्स है, ग्लूकोज के लिए और सोडियम के लिए। तो सोडियम यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ से ग्लूकोज बाइंड करेगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे इनटू द सेल। एंड दिस इज सिम्पोर्ट एंड दिस इज एंटीपोड। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कैरियर प्रोटीन लगा हुआ है, कौन सा? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। यहाँ पे अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हो चुका है, सोडियम बाहर एक्यूमुलेट हो गया है। अब क्या करेगा? ये प्रोटीन पे बाइंड करेगा सोडियम, और इसके साथ साथ यहाँ से अंदर वाले साइड से कैल्शियम बाइंड करेगा। सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा, डाउनहिल मूवमेंट, और कैल्शियम की हो जाएगी अपहिल मूवमेंट, ये चला जाएगा टुवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बल्क ट्रांसपोर्ट की बात इसके बाद करेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी डायरेक्टली यूज होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी इनडायरेक्टली यूज होता है। कैसे? वो पहले ही किसी दूसरी प्रोसेस में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज हो गई है। अब जो मॉलिक्यूल्स इसके बाद डाउनहिल मूवमेंट करेंगे वही एनर्जी का यूटिलाइज करता है एक दूसरा मॉलिक्यूल, जो या तो सेम डायरेक्शन में मीन सिम्पोर्ट करेगा या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसको हम एंटीपोर्ट बोलते हैं। सो दिस इज primary active transport and secondary active transport. Let's talk about the bulk transport now. bulk क्या होता है बेटा? हम bulk word कब यूज करते हैं? bulk means जब एक huge amount में कोई चीज हमको लानी हो, हम कहते हैं हमने bulk में लाया। bulk means बहुत ज्यादा। तो वो वाले molecules जिनका साइज बहुत ज्यादा है, जो मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, ना तो वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू कर सकते हैं, ना तो वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू कर सकते हैं, चैनल प्रोटीन के थ्रू नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन उनको मेम्ब्रेन के अंदर तो जाना है, क्यों? क्योंकि सेल को उसकी जरूरत है। या तो कोई ऐसी चीज जो सेल के अंदर ही बन रही है, फॉर एग्जाम्पल हार्मोन्स, एंजाइम्स या वेस्ट्स भी बहुत सारे बनते हैं, तो सेल को उनको बाहर तो निकालना है। वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के थ्रू या मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। It is the movement of large molecules or particles across the plasma membrane with the help of vesicles. वेसिकल्स क्या है बेटा? जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन
अपने अंदर इन मॉलिक्यूल्स को बंद करके रैप करती है और एक वेजिकल जैसा बनता है। मींस ये वेजिकल क्या होता है, ये मेम्ब्रेन कट जाता है, अपने अंदर इसको भर लेता है और मेम्ब्रेन कट के खुद ही अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, ये अंदर नहीं जा सकता। अब मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट अब कट के इसको अपने अंदर ट्रैप करके वेजिकल बना के ट्रांसपोर्ट कराता है। अगर अंदर से चीज बाहर जा रही है तो बाहर छोड़ देगी, अगर बाहर से चीज अंदर लानी है तो वेजिकल कट के अंदर की तरफ जाएगा और आगे की फिर प्रोसेसेस हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है, ये मेम्ब्रेन पे बाइंड हो रहे हैं। मेम्ब्रेन ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है और एक वेजिकल बनाता है और इस वेजिकल में अब क्या है बेटा, इसमें लोडेड है हमारी चीजें जो सेल के अंदर जा रही है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, इट कुड बी वाइसी वर्सा, जो चीजें अंदर बन रही है उनको वेजिकल्स में लोड करके फिर मेम्ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। मेम्ब्रेन के साथ ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी और चीजें बाहर की तरफ फेंक दी जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ देखोगे आगे की स्लाइड्स में। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है, तो इसमें बेटा एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे एनर्जी लगती है और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अब मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे हैं या सेल के बाहर जा रहे हैं, उसके बेसिस पे इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस। एंडो मींस इन, अंदर लेना। जब चीजें बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, मूवमेंट हो रहा है इनटू द सेल, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर एक्सो मींस आउट, जब सेल के बाहर चीजें जा रही है, मूवमेंट आउट ऑफ द सेल हो रहा है चीजों का, देन वी से इट इज एक्सोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस में द सेल मेम्ब्रेन एनगल्फ्स मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। एनगल्फ मींस कवर करना। मेम्ब्रेन का थोड़ा डिप्रेशन जैसा बनता है, उसमें चीजें बैठ जाती है, मेम्ब्रेन उसको ट्रैप करती है, एनगल्फ करती है फ्रॉम आउटसाइड। अ वेसिकल इज फॉर्म टू ब्रिंग मटेरियल इन द इनसाइड द सेल। अब इसके कितने टाइप्स है? इसके तीन टाइप्स है बेटा। एक फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। What is phagocytosis? Phagocytosis means जब सेल के अंदर कोई सॉलिड फूड जा रहा है, जब हमारी सेल सॉलिड फूड को एनगल्फ करके अपने अंदर लेती है, ट्रैप करके अंदर लेती है, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। इट इज द इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। आप सबको पता है हमारे मैक्रोफाज जो है ना, वो सेल को अपने अंदर लेते हैं और खा लेते हैं, एनगल्फ करते हैं, ट्रैप करते हैं। उसी को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब सेल क्या करती है, एक बड़े मॉलिक्यूल को जो सॉलिड है उसको अपने अंदर लेती है वेजिकल के फॉर्म में, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग। यहाँ पे लिक्विड चीजें सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर लेता है एनगल्फ करके, वेजिकल बना के। इट इज द इनटेक ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। एंड देन देयर इज दिस थर्ड वन, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अंदर जा रहा है चीज, लेकिन ये रिसेप्टर बेस्ड होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड होता है। मतलब ये हमारा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हैं। मॉलिक्यूल डायरेक्ट मेम्ब्रेन पे नहीं बैठता, वो इन रिसेप्टर्स पे बैठता है। जब रिसेप्टर पे चीज बैठ गई, उसके बाद ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है और रिसेप्टर के साथ साथ एक तो ये मॉलिक्यूल को भी अपने अंदर लेती है और रिसेप्टर को भी अंदर लेती है, वेजिकल बनाती है और सेल के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कराती है। सो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एंटर विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। ये स्पेसिफिक होता है, रिसेप्टर कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही आएगा, रिसेप्टर पे बैठेगा और फिर रिसेप्टर के साथ साथ उस मॉलिक्यूल का इनटेक हो जाएगा। सो दिस इज एंडोसाइटोसिस। नाउ एक्सोसाइटोसिस इज मूवमेंट आउट ऑफ द सेल। यहाँ पे मटेरियल्स इनसाइड द सेल जो बनते हैं उन्हीं को बाहर मूव कराना है। मटेरियल्स इनसाइड द सेल आर रिलीज्ड आउटसाइड थ्रू वेसिकल्स। अगेन सेम, मेम्ब्रेन ही वेसिकल्स बनाता है और फिर क्या होता है, वो फ्यूज हो जाता है मेम्ब्रेन के साथ और चीजों को बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका एक
रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर सक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। यहाँ पे आप देखो बेटा, दिस इज एंडोसाइटोसिस एंड दिस इज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाले साइड से हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके एक चीज बैठ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा ऐसे इन्वेजिनेट हो जाती है और फिर ये पूरा ही इसको एनगल्फ करती है और क्या बनता है, हमारा वेजिकल बनता है। और ये वेजिकल कहाँ की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साइटोप्लाज्म की तरफ। इसके बाद इसका आगे क्या प्रोसेस है वो अलग है, ये लाइसोसोम के साथ जाके बाइंड हो सकता है और इसकी डाइजेशन हो सकती है। अगर ये फूड पार्टिकल है तो बहुत सारे प्रोसेसेस आगे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल अंदर कैसे जा रहा है, एंडोसाइटोसिस से। या अब अगर ये सॉलिड फूड हुआ इट वुड बी फैगोसाइटोसिस, अगर ये लिक्विड हुआ तो इट वुड बी पिनोसाइटोसिस। और अगर ये रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है चीज और रिसेप्टर को लेके मॉलिक्यूल को अंदर लिया जा रहा है, इट वुड बी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंड दिस इज हाउ एक्सोसाइटोसिस हैपेंस। हमारे सेल के अंदर चीजें मेम्ब्रेन के अंदर डाली जाती है। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसको पहले बंद किया जाता है और उसके बाद ये मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और चीजें बाहर की तरफ छोड़ दी जाती है, इनका रिलीज हो जाता है। एक्सोसाइटोसिस यही है। और एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप्स ये है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में एक सॉलिड फूड या सॉलिड कोई ऑर्गेनिज्म या सॉलिड पार्टिकल आ जाता है, मेम्ब्रेन ऐसे वेजिकल बनाती है और इसको सेल के अंदर लाया जाता है। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड ड्रॉपलेट्स होंगे, जब लिक्विड का इनटेक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और रिसेप्टर मीडिएटेड, आप देख रहे हो इस मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे हैं, रिसेप्टर पे मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए। रिसेप्टर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही बाइंड करेगा, ये स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे अगेन एक वेजिकल बन जाएगा और ये रिसेप्टर और लाइगेंड कॉम्प्लेक्स या रिसेप्टर और जो भी चीज इसके साथ बाइंड हो रही है उस कॉम्प्लेक्स को एक वेजिकल के अंदर डाल के फिर सेल के अंदर लाया जाता है। सो दिस इज हाउ द ह्यूज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो दिस वाज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, इस लेक्चर में हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें याद रही होंगी। प्लीज इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वायरी है, कोई भी कमेंट है आपका, आप हमें लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हम आपकी हर एक क्वायरी, हर एक कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।